गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बागवान भाइयों, आज जो फेसबुक लाइव आने के पीछे मेरा मकसद था वो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था, जिसमें हमारे फ्रूट थिनिंग, पियर की थिनिंग प्लस पियर की स्प्रेस और भी बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आजकल का जो समय है बागवान भाइयों, वो बहुत ही उपयुक्त है फ्रूट थिनिंग के लिए, इवन यहाँ तक कि समर प्रूनिंग के लिए। आप एक समर प्रून अभी भी कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड को, 2 टाइम समर प्रून कर सकते हैं आप। एक आपका बगीचा तब जब आपके बगीचे में लगभग 6 से 7 इंच की ग्रोथ वेजिटेशन आ जाए, ग्रोथ आ जाए, और दूसरी आपकी जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास भी आप एक समर प्रून कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, सबसे पहले मैं जिस चीज़ पर बात करूंगा वो होगी फ्रूट थिनिंग। आप देखेंगे कि फ्रूट थिनिंग आपको कैसे करनी है, और जो आजकल का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा वो होगा सेल डिवीज़न का। तो सेल डिवीज़न के लिए आप कौन से ऐसे स्प्रेस करते हैं जिससे अच्छा सेल का विभाजन हो, जिससे अच्छा साइज आए, और आपकी प्रैक्टिस कैसे बेहतर हो सकती है, और आप उसको कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि भी आपकी प्रैक्टिस बेहतर है। तो मैं पहले फ्रूट थिनिंग पे जो ये हमारा सेंटर का फ्रूट होगा ये हमेशा किंग ब्लूम होगा, और इसके साथ जो दाने होंगे वो हमेशा छोटे होंगे, और इसको हम यहाँ से काटेंगे। कभी भी आप नीचे से काटने की कोशिश ना करें, इसको ऊपर से ही काटे आप। एक बीमे में सिंगल एक फ्रूट। अब आपको यहाँ, अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ 2 बड है, 2 बड में एक बीमे में 2 आगे बीमे बने। इसमें हम एक अच्छी सिलेक्शन करेंगे कौन सा अच्छा फ्रूट है, इसको हम कट करेंगे और एक ही फ्रूट लेंगे, हम डबल फ्रूटिंग पे नहीं जाएंगे। और घबराना नहीं है कि आपके दाने गिर गए, क्योंकि सारा सेब छोटा हो जाना अगर आपकी हैवी क्रॉप लगी है, तो इसलिए आपको काटना ही इस तरीके से कि आपको सिंगल सिंगल रखना पड़ेगा, जिससे एक अच्छी फ्रूट थिनिंग होगी। हमारे बगीचों में आज से फ्रूट थिनिंग का कार्य चल पड़ा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप देख पाएंगे बागवान भाइयों, मेरे पास ये एक गेज है, डिजिटल गेज है, इसमें
और इंच में नपाई होती है कि आप अपने फ्रूट को कैसे चेक करेंगे कि आपकी न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट कैसी है, जो साइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही है तो एक दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर आपका एक फ्रूट का साइज़ 1 mm तक इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप 1 mm इंक्रीज नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपकी न्यूट्रिशन में कमी है। इस चीज़ को चेक आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको आपके पास एक गेज होना चाहिए। अगर मैं अपने फ्रूट की को चेक करूं आप देख पाएंगे कि जो मेरा फ्रूट है वो अभी 22.1 mm हो चुका है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, यहाँ पर बात आएगी एक अच्छे पीजीआर से, ओरिजिनल पीजीआर से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस फ्रूट की लंबाई को चेक करेंगे तो ये लगभग 32.3 mm। इसी के साथ आप कोई अन्य फ्रूट को भी चेक कर सकते हैं। 30.5। थोड़ा सा इधर आए हम, अगर इस फ्रूट की 24, 25, 22.2, 23.2, 28 अगर आप देख पाएंगे तो जो हमने मेरे फ्रूट का अभी तक मोटाई है, जो बढ़ रहा है मेरा फ्रूट, उसकी मोटाई लगभग 25 to 26 mm तक हो चुकी है। और अगर मेरी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही है और मैं अगर अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन दे पाऊंगा अपने ऑर्चर्ड को, क्योंकि आजकल आपको पता कि ड्रॉट काफ़ी है, तो ड्रॉट में ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम कोई ऐसी न्यूट्रिशन सॉइल के माध्यम से दे जो ऊपर पहुंचे, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, वैसे मेरे ऑर्चर्ड में ड्रिप इरिगेशन लगा है मगर वो चालू कंडीशन में नहीं है अभी। और दूसरी बड़ी बात है कि मेरे ऑर्चर्ड में छोटा और बड़ा प्लांट बहुत है, छोटे और पौधे बड़े पौधे बहुत है, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर देना इसमें पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और अभी जितना भी हो पाएगा हम फॉलियर के माध्यम से न्यूट्रिशन देंगे। तो जो आप अभी फ्रूट की लॉन्गेशन देख रहे थे वो पीजीआर की वजह से थी, और लोब्स आपने देखे, अच्छे लोब्स बने हैं। तो ये सारा इसको आप अपने ऑर्चर्ड में चेक कर सकते हैं। जो लोग पीजीआर इस्तेमाल नहीं करते हैं वो भी अपना एक गेज से आप उसको चेक करें तो आप पाएंगे कि आपके फ्रूट के साइज़ में क्या फ़र्क है और हमारे फ्रूट के साइज़ में कितना फ़र्क रह चुका है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, जिसको कि आप अगर प्रॉपर करना चाहते हैं तो सॉइल टेस्टिंग, आगे जाके आप लीफ टेस्टिंग और एक अच्छा न्यूट्रिशन चार्ट अपने पास ज़रूर रखें। और इसके साथ साथ एक चीज़ पे और मैं अभी फोकस करना चाहूँगा आपके साथ, वो रहेगा समर प्रून को लेके। आप अगर देख पाएंगे तो जो हमारी न्यू वेजिटेशन है ऑर्चर्ड की वो लगभग
अगर हम इसी गेज के माध्यम से भी करेंगे 5 लगभग 8 इंच जो हमारी ये नई वेजिटेशन है वो लगभग 8 इंच तक हो चुकी है। अब यहाँ एक देखने वाली बात होगी कि हम इसको अभी से ही हम इसको समर प्रून करेंगे, क्योंकि जो हमारा बड है नेक्स्ट ईयर का बड वो इसी साल बनना है। तो अगर आप इसको यहाँ से कट करते हैं तो जो यहाँ पर नया बड बनेगा वो अभी से ही मैच्योरिटी की ओर जाएगा। और साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हैं, आप देखेंगे ये रिंग्स है जो लास्ट ईयर के इस साल के हमने छोड़े थे, तो आप इसको रिंग पर से भी काट सकते हैं और यहाँ पर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जो इसके साथ ये बड बन रहा है, ये कुछ बड बन रहे हैं आप देख पाएंगे ये वाले बड, तो ये मैच्योरिटी की ओर जाएंगे और इससे लाइट पेनिट्रेशन भी अच्छी होगी। आप इसमें सब में रिंग कट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात होगी पियर को लेके कि पियर में भी आप इसी तरीके से आप समर प्रून कर सकते हैं, क्योंकि पियर की वेजिटेशन तो ऑलमोस्ट 1 फीट को क्रॉस कर चुकी है। ये कुछ ऐसे कार्य जो आप आजकल अपने ऑर्चर्ड में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो छोटे प्लांट्स हो गए उसमें आप टूथपिक लगाने का कार्य भी आजकल करें, क्योंकि आजकल 4-5 इंच की ग्रोथ आ चुकी है न्यू शूट्स में, तो उसमें आप टूथपिक फंसाने का कार्य भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बागवानों का है, और वो था पियर को लेके, क्योंकि मुझे इस साल भी काफ़ी फोटोग्राफ्स आ चुके हैं। बहुत सारे बागवानों ने अपनी पियर की क्रॉप को डैमेज कर दिया है और वो गलत स्प्रे की वजह से है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप किसी भी तरह का कभी भी कोई अगर स्प्रे करते हैं, खास तौर पर पियर में, क्योंकि पियर बहुत ही सेंसिटिव है, सबसे पहले कोई भी घोल आप करना चाहते हैं तो उसको पहले आप लगभग 1 लीटर के सोल्यूशन में घोल कर चेक कीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए एक ब्रांच में। जब अगर आपको लगा कि 24 घंटे के अंदर या 1-2 दिन के अंदर उसमें कोई बर्निंग नहीं हुई, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई, तब आप उसकी स्प्रे की ओर जा सकते हैं। अलबत्ता आप इस चीज़ से बचें। बहुत सारे बागवान पियर में यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, जिससे पियर भी खराब होती है। अगर आपने यूरिया डालना ही है तो उसकी मात्रा कम रखें, लगभग 1 किलो से कम ही मात्रा में डाले। और अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मैं तो ये बताऊँगा कि सिर्फ ½ kg करिए। भले ही वो स्प्रे आप हर 10 दिन में या 15 दिन में रिपीट करें, मगर एक साथ ही हैवी डोज ना डाले। और बहुत सारे बागवान आजकल माइट की रस्ट माइट के लिए पियर में स्प्रे कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे वो फ्रूट ही बर्न हो रहा है। अगर आपने अभी करना है तो अभी के लिए जो उपयुक्त समय है पियर में करने के लिए वो है HMO सेब में और पियर में 2 लीटर HMO आप स्प्रे कीजिए, जिससे आपकी माइट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद जब आपके नेक्स्ट कोई माइट की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपके पास मिटिगेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एबासीन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पियर में रस्टिंग आती है, जो खराब होती है, वो होती है माइट की वजह से। तो माइटीसाइड आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में। मगर सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी चीज़ मिक्स करने से पहले
ट्रायल के लिए पियर के एक टहने में जरूर डालें, कोई भी स्प्रे आप करते हैं, क्योंकि आप अपनी फसल को खराब मत कीजिए। और उसके साथ साथ आपने पियर में किस चीज़ों का ख्याल रखना है, अमूमन जो आपके सेब में स्प्रे होती है फंगेसाइड की या न्यूट्रिशन की, वो आप पियर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेब में है वो भी पियर में हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, अगर बारिश बढ़िया आती है कुछ दिनों में, अभी तो आज भी मौसम खराब बता रहा है, कल परसों चांस है, उम्मीद है कि इस सूखे से हम सबको निजात मिलेगी, तो आप यूरिया को पियर के सॉइल के माध्यम से भी दे सकते हैं। या तो आप उसको घोल के दीजिए या आप ग्रेनुअली डाल दीजिए अगर आपके बारिश अच्छी आ रही है। और दूसरी बड़ी बात है, पियर में सफाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो सबसे और महत्वपूर्ण स्प्रे होती है उसके लिए आपको थोड़ा अलग शेड्यूल अपनाना पड़ता है। आप अपने पिट्ठू मशीन में या बड़े ऑर्चर्ड है किसी के तो पावर स्प्रेयर के माध्यम से, क्योंकि मैक्सिमम जो पियर के बगीचे किसी के नहीं है, मैक्सिमम बहुत कम लोगों के बगीचे है जो पूरा ऑर्चर्ड लगा, बाकी तो बीच बीच में सेबों के बीच में है, तो उसमें आपको पीठ वाली मशीन से आप स्प्रे करेंगे। उसमें आपका जो सबसे बड़ा ध्यान रहेगा वो रहेगा कैल्शियम और बोरॉन का। जो भी आप कैल्शियम उसमें डालेंगे विद बोरॉन डालना। और ये स्प्रेज आपको मैक्सिमम हर 15 दिन में, कोई भी स्प्रे आप करते हैं पियर में, वो 10 से 15 दिन, 10 दिन में भी आप रिपीट कर सकते हैं। 15 एक दिन बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, 15 दिन के बीच में आप उसको रिपीट करते रहिए। अगर आपको बीच में कोई दूसरी डालनी है तो उसको 7, 8 या 10 दिन के बाद करें, और नहीं तो आप 15 दिन का एक शेड्यूल बनाए अपना। तो 15 दिन में आप कैल्शियम और बोरॉन की स्प्रे पियर में कर सकते हैं, क्योंकि उससे शाइन आती है पियर में और रस्टिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। और क्योंकि आपको पता है कैल्शियम स्किन को ठीक करता है, मजबूत करता है, मोटा करता है, तो जो पियर की स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, पतली होती है, इसलिए उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ फ्रूट फिनिशिंग भी लाता है। और इसके बाद जो एक प्रॉब्लम आएगी नाशपाती में, वो आएगी आपकी बरसात में। बरसात में जब आप देखेंगे पत्तियां चिपक जाती है फ्रूट के, तो एक सुंडी लगती है, तो वहां पर आप फ्लूमेंडामेंट की स्प्रे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ, आप देखेंगे टाटा का टकुमी भी आता है, इफ्को कंपनी का भी टिकी भी आता है एक, और भी बहुत सारी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर सुंडी की वजह से बीग्रेड होती है हमारी पियर, और अभी हमारी रस्ट माइट की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो रस्ट माइट के लिए आपको मैंने बताया कि आजकल आप HMO 2 लीटर के हिसाब से पियर और सेब में करने का उपयुक्त समय है, जिससे हमारी माइट रुकेगी। तो इसी बीच एक क्वेश्चन निखिल हेटा जी का भी आया है, और बहुत सारे लोगों का है लीफ कर्ल और मोज़ेक वायरस को लेके। तो मैं बताना चाहूंगा बागवान भाइयों, इसका बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए अगर आप ये सोच के स्प्रे करते कि हम स्प्रे करेंगे और इससे ठीक होगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये वक्त के साथ साथ खुद ही इसकी पत्तियां पीली पड़ के झड़ जाएगी और नई फ्रेश पत्तियां बढ़िया आएगी। आपको इसके लिए कोई भी स्प्रे एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपका शेड्यूल है आप उसको ही पूरा करें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिससे आप देखेंगे लीफ साइज से आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कितना अच्छा लीफ है ऑर्चर्ड में। और आप देखेंगे इसकी ग्रीनरी, तो जो ये ग्रीनरी है ये हमारी क्लोरोफिल है। तो जितना अच्छा क्लोरोफिल होगा उतना प्रकाश संश्लेषण होगा, और जितना प्रकाश संश्लेषण होगा उतना अच्छा भोजन बनेगा और हमारे फल की गुणवत्ता बनेगी। साथ ही साथ आप एक चेक करते रहिएगा, अगर माइट की प्रॉब्लम आएगी, जो हमारी ये बीच वाली लाइन है इस पे आपको रेड से स्पॉट दिखेगी। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहे क्योंकि अभी माइट ने अंडे नहीं दिए और इसमें किसी तरह का एग नहीं है अभी। साथ ही साथ एक मिथ्या लोगों के बीच में और पैदा हुई है। आप देखेंगे फ्रूट बोरर फ्रूट को खा रहा है
और उसके साथ चींटियां लगी है वहाँ। तो बहुत सारे बागवानों को ये दिक्कत आ रही है कि चींटियां हमारे फल को खा रही है। चींटियां आपके फ्रूट को नहीं खाती है, जो फल कीड़े ने खाया है उसका जो रस आता है उस रस को खाने के लिए चींटियां वहां जाती है। चींटियां हमारी फ्रेंड्स में आती है, वो हमारे को नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन रोजी एफिड, ब्लैक एफिड का जो रस आता है उसको खाने के लिए चींटियां जाती है, वो भी आपको दिक्कत नहीं देता है। अगर आप देखेंगे कि मैंने अपने ऑर्चर्ड में ग्रीन और रोजी एप्पल एफिड के लिए स्पॉट स्प्रे करी थी, और इस वक्त मैं हफ्ते के बाद अपने ऑर्चर्ड में आया हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही हो चुका है। बहुत ही रेयर कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, शायद वो भूल चूक हो गई होगी लेबर से। तो आप स्पॉट स्प्रे से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा सारे बागवानों का एक क्वेश्चन और भी आता है कि हम पानी दे, बिल्कुल आप पानी दे सकते हैं, और इतना अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है हमारे बागवान को। अगर मुझे याद है तो 2010 की मैं अगर बात करूं तो आजकल बिल्कुल ड्रॉट था, सेम कंडीशन थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट था। आपके 2009 में भी बड़ा ड्रॉट ईयर गया था, और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, सर्दी भी नहीं बरसी थी, मॉइस्चर भी बिल्कुल नहीं था उसके। मगर इस साल की तो हमारे पास सर्दी बरसी है। अभी इतनी जल्दी आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, जिसके पास पानी है वो इरिगेशन करे, जिसके पास नहीं है वो एटलीस्ट जो नए प्लांटेशन है, हमारे छोटे प्लांट्स लगाए हमने 1-2-3 साल के, उसमें आप 1-1 गैलन जरूर पानी का डालें, क्योंकि वो सूखने की कगार पर है। बड़े पौधों में अभी इसका इतना ज़्यादा मुझे फर्क नहीं लग रहा है ड्रॉट का। उम्मीद कीजिए कि जल्दी ही बारिश आए। और 2010 की आपको बात पता होगी, जब बाद में बारिश आई थी तो इतना अच्छा मौसम गया था, मॉनसून अच्छा बरसा, आगे जाके सर्दी अच्छी बरसी, और फ्रूट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हुई, सेब बहुत अच्छे लगे। तो ये सारा चीज़ें आपका एक विषय है कि आप कैसे अभी मैनेज कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड को। तो जब आप मैनेज करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ का ज्ञान हो। पानी ज़रूर डालें, बहुत सारे बागवान डाल भी नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे, जिनके पास अवेलेबल है आप इरिगेशन कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में। तो बागवान भाइयों, आज का जो मेनली मेरा जो विषय था वो था आप अपने फ्रूट साइज को कैसे चेक कर सकते हैं, एक दिन में आपका कितना mm तक फ्रूट इंक्रीज होना चाहिए। समर प्रून आप अभी कर सकते हैं, और टूथपिक घुसा के आप बेंडिंग कर सकते हैं अभी, क्योंकि जो नए प्लांट्स में आपने नॉचिंग की है उसका कार्य शुरू हो चुका है और उपयुक्त समय अभी। और पियर में आप क्या स्प्रे कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें पियर पे, क्योंकि पियर आपकी ख़राब हो सकती है। हमारी पियर बहुत ही बढ़िया होती है, साफ़ सुथरी होती है, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। लास्ट ईयर मेरी बर्निंग हुई थी, वो ड्यू टू कंपनी की कमी की वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक एक्रेसाइड स्प्रे करी थी, इंसेक्टिसाइड। किसको पता था कि उसकी वजह से फ्रूट बर्न होगा, मगर वो भी मेरे लिए एक सबक था। तो अब जब भी कोई कंपनी या किसी भी चीज़ का मैं प्रोडक्ट डालूंगा अपनी पियर में, तो मैं ये ज़रूर सुनिश्चित करूंगा कि उसको 1-2 दिन पहले मैं एक टहने के ऊपर स्प्रे करके ज़रूर चेक करूंगा कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, कहीं वो बर्निंग तो नहीं करी। क्योंकि अभी तक हमारी नौणी विश्वविद्यालय ने पियर के लिए कोई भी स्पेशल स्प्रे सारणी नहीं बनाई है, जो कि एक चिंता का विषय और शर्म की बात है यूनिवर्सिटी के लिए और विभाग के लिए कि वो हमारे को एक अच्छा चार्ट मुहैया नहीं करा पा रही है पियर को लेके। जबकि पियर बहुत ज़्यादा मात्रा में अब लोगों के होने लगी है, बहुत सारे बागवान तो काम ही पियर पे कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश भी रहेगी विभाग और यूनिवर्सिटी से कि आप जल्द से जल्द एक स्प्रे चार्ट जो अलग से पियर का और स्टोन फ्रूट का जो हमारे प्लम वगैरह है, और दूसरा आपका सेब का तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये अलग अलग चार्ट होने चाहिए, जिससे हमारे बागवानों को दुविधा ना हो, क्योंकि करोड़ों की फसल को हमारा बागवान वेस्ट कर देता है, पियर की खराब हो जाती है। जिसकी फसल बच भी जाती है तो वो गुणवत्ता का फल फ्रूट नहीं होता है। तो ये नुकसान बागवान का तो है ही है, साथ में हमारे प्रदेश की आर्थिकी का भी है। तो इसको एक सीरियसली लेना चाहिए इस बात को। और इसके साथ साथ आप ऑर्चर्ड में अभी ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें। अभी ड्रॉट का सीज़न है, सिर्फ अभी स्प्रे में आपकी पाउडरी मिल्ड्यू की अभी आप पेटल फॉल की स्प्रे कर चुके हैं मैक्सिमम लोग। अब पीनट साइज़ की ओर जा रहे हैं बहुत सारे लोग। मेरा तो ऑलमोस्ट पीनट भी कई जगह क्रॉस कर चुका है। तो अब हमारी सेकंड स्प्रे आने वाली है। तो सेकंड स्प्रे में भी हम NPK के साथ साथ
हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें होंगे वो उस टाइप का एक टॉनिक डालेंगे। और एक फंगिसाइड मेरे हिसाब से अभी के लिए जो बढ़िया मौसम भी अभी ड्राई है तो माइक्लोब्यूटालीन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। और आप यहाँ पर स्कोर भी स्प्रे कर सकते हैं अभी। और बहुत सारे बागवान जिन्होंने पहले कॉन्टाफ कर दिया है तो अब वो रिपीट ना करे उस स्प्रे को और दूसरी डाले। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ सिस्टेमेटिक फंगिसाइड्स डालनी है। उसके बाद जो ज़्यादा कार्य होगा वो हमारी थर्ड स्प्रे से शुरू होगा। उसके लिए हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तो मुझे लगता है बागवान भाइयों जो क्वेश्चन थे, जो आजकल की प्रॉब्लम्स थी वो सारी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है, उस पर हम बात कर चुके हैं। मगर एक चीज़ का मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद भी करना चाहूँगा। मैंने एक अपील करी थी कि भाई अभी आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करे तो बहुत ही अति पे करे जब आपके बहुत ज़्यादा बीमारी। तो मैक्सिमम जगह से मुझे जो रिपोर्ट्स आई है लोगों ने इसको फिलहाल रोका हुआ है, जिससे हमारे तोता मामा जिसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड, तो और भी बहुत सारे जो फ्रेंडली कीड़े थे हमारे वो बहुत मात्रा में बगीचों में पाए जा रहे हैं, जिससे हमारे आगे माइट भी कम आने के आसार रहेंगे। ऐसा नहीं कि माइट नहीं आएगी, माइट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हम आप लोगों के बीच मौजूद रहेंगे, मगर जागरूकता बड़ी ज़रूरी है। वीडियो बनाने का मकसद एक ही होता है कि हम बागवानों को, हर बागवान को जागरूक करें, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सारी उसके सामने रखें। तो फिलहाल बागवान भाइयों आज के लिए आज की लाइव में इतना ही। और एक बड़ा क्वेश्चन था, बहुत सारे बागवानों का आ रहा था कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल होगा स्वदेशी या विदेशी वो कैसे अवेलेबल होगा। तो हम लोग ने लगभग डिसीज़न ले ही लिया, ऑलमोस्ट ये 99% फाइनल बात है कि अगली साल के लिए आपके लिए इम्पोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल मुहैया कराया जाएगा। तो उसके लिए अभी कुछ 1-2 महीने के बाद बुकिंग शुरू हो जाएगी। आप जो भी अपना नया ऑर्चर्ड स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग तैयारियां अभी से शुरू कर दें। आप अपनी लैंड की तैयारी, अपनी ड्रिप इरिगेशन, ट्रेलिस के लिए सारे इंतजाम करके रखें, अभी से प्लानिंग करें, बजट का प्रावधान, क्योंकि जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन वो बहुत ही महंगा कार्य है। तो कहीं का भी बागवान, वो चाहे कश्मीर का है, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे हिमाचल का है, आप कहीं के भी बागवान हैं, आपको इम्पोर्टेड प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। वो हमारी एनजीओ के माध्यम से हो सकता है, हमारी एफपीओ के माध्यम से हो सकता है, मगर प्लांटिंग मटेरियल अच्छा ज़रूर आएगा। इस चीज़ के लिए आप सुनिश्चित रहे। रूट स्टॉक्स आएंगे आपके और प्रॉपर क्वारंटीन साइट पे लगा के इसको आपको दिया जाएगा। क्वारंटीन साइट आपकी बनाई जाएगी और जिसके बड़े अच्छा उसके साथ साथ कंसल्टेंसी, क्योंकि प्लांट्स तो बहुत सारे लोगों ने लगा दिए मगर उसके बाद उसकी देख रेख नहीं हो पा रही। तो कोशिश हम ये करेंगे अपने बिहाफ पर के 1 साल तक आपको ये सुविधाएं उपलब्ध कराए कि जो हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड लगाएगा उसकी बीच बीच में मॉनिटरिंग हम खुद स्वयं करें। मैं अकेला नहीं होगा, मेरी अपनी पूरी टीम होगी, उसमें राजेश खिमटा जी जैसे प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स भी होंगे और भी बड़ी एक अच्छी टीम है हमारे पास जो फार्मर के वेलफेयर के लिए कार्य करेगी। क्योंकि हर बागवान का फ़ोन उठाना और हर बागवान के बगीचे तक पहुंचना शायद मेरे किसी के बस की बात नहीं है। तो मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं होगी और वक्त भी नहीं होता है कि हम हर जगह जा पाए। तो इसके लिए हम प्लानिंग करें कि एक अच्छी टीम हो आप लोगों के मध्य। उस टीम से वो ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके वो बागवान जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मगर फेल होने के चांस आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और साथ के साथ एक अच्छी कंसल्टेंसी आपके लिए बड़ी आवश्यक है। बहुत ही जल्द हम अपनी टीम के माध्यम से कोशिश करेंगे वैसे लोग जिनको कंसल्टेंसी की आवश्यकता है, जो अपने बगीचों से दूर रहते हैं, उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वैसे बागवानों के लिए हम एक कंसल्टेंसी की सुविधाएं भी उपलब्ध निकट भविष्य में करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसी साल से शुरू करें। तो आप लोगों को सिर्फ करना है, आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं
और इसके लिए कोशिश करेंगे कि इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए हम बागवानी विभाग के साथ भी मिलकर कार्य करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ भी मिलकर कार्य करेंगे, और क्योंकि ये इंडस्ट्री हम सबकी है और एक दूसरा इससे अलग नहीं हो सकता। तो साथ ही साथ बागवानों भाइयों, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप इस पे पूछ सकते हैं। बहुत सारी जगह ओलावृष्टि भी हुई है, तो बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले आपको फंगेसाइड की एक स्प्रे करनी है। आप बेबिस्टिन की स्प्रे कर सकते हैं। कल ओलावृष्टि आई तो ये बहुत ही दुखदाई है। किसी की भी फसल अगर खराब होती है किसी कारणवश, तो ये सच में ही एक बहुत ही गहन चिंता का विषय है। तो आप बेबिस्टिन की स्प्रे कर सकते हैं और 48 घंटों के बाद लगभग आप उसमें यूरिया, जिंक और बोरॉन, इसकी स्प्रे आप फॉलियर के माध्यम से जहां ओलावृष्टि हुई है वहां कर सकते हैं। केडी खिमटा जी, बिल्कुल आप आजकल समर प्रूनिंग कर सकते हैं और इसके वेजिटेशन कम हो जाएगी और बडिंग ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो अगले साल का बीमा है वो आपका अभी बनता है। यही जो समय है आप देखेंगे कि बड बन चुका है और अगली बार के लिए वो मैच्योर्ड हो रहा है। तो अगर आप समर प्रूनिंग में कट करेंगे तो एक तो लाइट अच्छे से पहुंचेगी और साथ ही साथ आपके जो सिंगल उसमें आपने ग्रोथ रखी है उसमें ग्रोथ भी अच्छी आएगी प्लांट में। तो बीमा बनाना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण विषय रहता है, तो इसके लिए समर प्रूनिंग अभी भी आप कर सकते हैं एक बार। रमीज खान जी, अभी आप सिर्फ फॉलियर के माध्यम से एनपीके और अदर न्यूट्रिशन देंगे, अभी सॉइल के माध्यम से आप नहीं दे सकते। अगर बारिशें आती है तो आप नाइट्रोजन दे सकते हैं सॉइल के माध्यम से। संदीप शर्मा जी, लीफ बर्न हो रही है, अब मुझे ये पता नहीं किस वजह से, स्प्रे की वजह से हो रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं या मैसेंजर के माध्यम से भी मुझे अवगत करा सकते हैं। संजय कुमार जी, पत्तझड़ की जो अल्टरनेरिया मर्सोरिना की प्रॉब्लम है, अभी कुछ समय के बाद अभी कोई भी फंगस नहीं है बगीचों में, अभी सिर्फ अल्टरनेरिया आएगा। तो जो आपकी ये प्रॉब्लम है आगे की, वो मानसून के बाद ज़्यादा दिक्कत देती है। तो आप प्रॉपर जो नौणी विश्वविद्यालय का जो स्प्रे सारणी है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे द्वारा बताई गई स्प्रेज होते हैं उसको आप पूरा फॉलो कीजिए। एक चीज़ की गारंटी है, अगर आप पूरी अच्छे तरीके से स्प्रेज करते हैं, कवरिंग करते हैं, अच्छी स्प्रेज डालते हैं, तो आपके पतझड़ नहीं लग सकता है। सोहेल भारद्वाज जी, बिल्कुल आप स्कोर के साथ कैल्शियम डाल सकते हैं, मगर कोशिश ये करना कैल्शियम विद बोरॉन विद मैग्नीशियम, कोई ऐसा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको करें। ब्लैक एफिड के लिए बिल्कुल ब्रदर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, क्योंकि आप मेलाथियोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोफोरिफॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोमेथोक्सोम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर स्पॉट स्प्रे में जहां है वहीं करें। इंसेक्ट अगर आपके बहुत आ गया है बगीचों में तो आप मेलाथियोन की स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड अगर बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ आपने फेम सुना होगा, बायर कंपनी का आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोफिल टाटा टकुमी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा ही चिंता का विषय है कि मैं सबको नहीं दे पाऊंगा अपना नंबर। आप मैसेंजर के माध्यम से कॉन्टेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं। संजय चौहान जी, विनय जिंटा जी ने एक क्वेश्चन किया कि एंटी हेलगन से बारिश ना होने का क्या कारण हो सकता है। बिल्कुल जिंटा जी, हो सकता है, क्योंकि अगर हम बादल को डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। मगर तभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब तक आपके पास एक रडार सिस्टम नहीं होगा, सरकार इसको अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं करेगी, तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। क्योंकि वो गन तभी चलनी चाहिए जब आपके
ओले वाले बादल बने या एक प्रेशर वैक्यूम बनता है जब भी ऊपर, तो उस वक्त वो चलनी चाहिए, ना कि हर कभी चलनी चाहिए। अभी जो हो रहा है वो गलत तरीके से चल रहे हैं, जैसे ही थोड़े बादल आते हैं वैसे ही गन को चला देते हैं और वो बादल डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर भी जिंटा जी मैं आपके साथ हूँ और इस बारे में हम जरूर बात करेंगे और इसको अच्छे तरीके से रखेंगे, पुरजोर तरीके से अपनी आपकी बात को रखा जाएगा। और कैल्शियम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पेटल फॉल से लेकर पीनट से लेकर वॉलनट तक जब भी आगे तक आप डालेंगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप कैल्शियम हर जगह हर स्प्रे में उपलब्ध कराएंगे, विद बोरॉन विद मैग्नीशियम। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल ऐसे आते हैं जो रेडीमेड बने हुए होते हैं। आप हो सके तो चिलेटेड और ऑक्साइड फॉर्म पे ज़्यादा जाए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है अभी। और बाद में आप जब आपके वॉलनट के बाद की बातें हैं, तो जब आपके लगभग 240 के बराबर फूड हुआ उसके बाद आप सेब तोड़ने से लगभग 20-25 या महीना भर पहले कैल्शियम क्लोराइड पे जा सकते हैं। तो कैल्शियम थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर डालें, वो आपकी रस्टिंग को भी कंट्रोल करेगा, स्ट्रेस सेल डिवीजन में सेल बॉन्डिंग में आपका काम करेगा, हेल्प करेगा। और साथ ही साथ फ्रूट शाइन, जो फ्रूट फिनिशिंग आती है, वो कैल्शियम और बोरॉन बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाता है। तो आप कैल्शियम कंटिन्यू करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत ही जल्द लगभग 1 मई से हमारी एनजीओ की मेंबरशिप भी ओपन हो जाएगी। आप लोग एनजीओ का भी हिस्सा बन सकते हैं और आगे की सुविधाएं उसमें रह के और सीख सकते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म पे आके, बहुत बड़ा मंच होगा आप सबके लिए। 1 मई से आपके लिए हमारे एनजीओ जो हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश की जो एनजीओ है, उसके लिए मेंबरशिप खुलने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, आप उसके मेंबर बने, ताकि सुविधाएं ले सकते आप हर चीज की। तो बागवान भाइयों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। नई लाइव में नई चीजों के साथ फिर से आप लोगों के मध्य हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।